आज हम बात करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस के बारे में। और डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस टीपी एक्ट में यहाँ से सवाल कई बार पूछा भी जाता है परीक्षा में। लेकिन इस डॉक्ट्रिन को समझने से पहले अगर हम बात करें लीज पेंडेंस का मतलब क्या है। लीज, इसको वाद बोलते हैं, और लीज चूंकि एक लैटिन वर्ड है और इंग्लिश में लिटिगेशन, जबकि पेंडेंस को पेंडिंग मतलब क्या कि अगर कोई लिटिगेशन, कोई वाद न्यायालय में पेंडिंग हो, मतलब अभी उस पर न्यायालय का कोई निर्णय ना आया हो, तो जनरली उसे हम वाद लंबन का सिद्धांत बोलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस। हालांकि जब आप धारा 52 के एक्सप्लेनेशन को देखेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें दी गई है। डिक्री होने के बाद भी वह वाद लंबित माना जाता है जब तक कि उस डिक्री का निष्पादन या उस डिग्री की तुष्टि पूर्ण रूप से नहीं हो जाती। तो उस संदर्भ में क्लासेस में कई बार डिस्कस करते हैं, वो सारी चीज़ें आप जब ज्वाइन करेंगे तो वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें आपको बताया जाएगा। यहाँ पर संक्षेप में अगर देखें तो वाद लंबन के सिद्धांत टीपी एक्ट में सेक्शन 52 में दी गई है, और धारा 52 में जो लीज पेंडेंस बताया गया उसका एकमात्र रीजन यही है कि कई बार ऐसी स्थिति होती है कि जब दो पक्षकारों के बीच किसी प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट होता है, किसी संपत्ति, खास करके अचल संपत्ति का विवाद होता है, क्योंकि धारा 52 अचल संपत्ति, मकान, जमीन, जायदाद इस पे लागू होती है। तो अगर कोई प्रॉपर्टी दो पक्षकार के बीच विवादित है तो इस स्थिति में किसी भी पक्षकार को यह चाहिए कि वह उस संपत्ति का अंतरण न करे, क्योंकि सामान्य तौर पर आप देखेंगे स्टेटस को मेंटेन करना, क्योंकि थोड़ा सा वेट कर लो, प्रॉपर्टी को क्यों ट्रांसफर करोगे, प्रॉपर्टी को आप क्यों सेल करोगे, जबकि वह मामला ऑलरेडी न्यायालय में चल रहा है। आने दो कोर्ट का निर्णय, न्यायालय का निर्णय क्या होता है उसी के अकॉर्डिंग अगर प्रॉपर्टी सेल करनी होगी तो करना। इसी चीज के बारे में सेक्शन 52 में जो मेन धारा 52 में जो लीगल वर्ड दिया गया उसमें से हमने इसेंशियल के तौर पर यहाँ पर इस चार्ट के माध्यम से बताने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट देखें तो कहता है कि भारत की सीमाओं के भीतर प्राधिकारवान न्यायालय, मतलब कि कोई न्यायालय जो कि भारत की सीमाओं में स्थित है। और जब हम प्राधिकारवान शब्द को यहाँ पर देखते हैं तो प्राधिकारवान का मतलब सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय से। तो यहाँ पर प्राधिकारवान का मतलब अगर देखा जाए तो किससे रिलेटेड है, तो आप देखेंगे कि ऐसा न्यायालय जो कि सक्षम अधिकारिता वाला हो, राइट। तो सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय को कहीं ना कहीं हम यहाँ पर प्राधिकारवान न्यायालय मानेंगे। दूसरी चीज कि केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसी सीमाओं के परे स्थापित किसी न्यायालय में, मतलब क्या, कई बार केंद्रीय सरकार के द्वारा स्थापित, भारत से परे का मतलब होता है भारत के बाहर, लेकिन यह तब जबकि केंद्र सरकार ने भारत के बाहर किसी ऐसे न्यायालय को स्थापित किया हो, राइट। तब ऐसे सिचुएशन में वहां भी वाद लंबन का सिद्धांत लागू हो सकता है। लेकिन सामान्य तौर पर भारत की सीमाओं के भीतर अगर कोई न्यायालय है और उस न्यायालय को सक्षमता है उस मामले की विषय वस्तु को देखने की, तो ऐसी सिचुएशन में कहता है सेकेंड पॉइंट कि किसी वाद या कार्यवाही को लंबित रहते हुए, अब अपने आप में दोनों शब्द के बारे में लिखा, वाद या कार्यवाही को लंबित रहते हुए, मतलब वह मामला अभी भी न्यायालय में चल रहा है। इसको लेकर के जब आप स्पष्टीकरण पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन सेक्शन 52 को पढ़ोगे तो यहां पर बहुत सारी बातें दी गई है कि वाद या कार्यवाही का लंबित होना, वाद भी लिखा है, कार्यवाही भी लिखा है। कार्यवाही का मतलब यहाँ पर निष्पादन की कार्यवाही से है। कई बार न्यायालय जब किसी मामले को देखता है और न्यायालय में जब मामला देखने के क्रम में न्यायालय ने अगर उस वाद में कोई डिक्री भी दे दी, कोई आदेश भी दे दिया, तो भी यह माना जाता है कि अभी भी वह वाद लंबित है। अब इसके वाद लंबन के बारे में एक्चुअल में अगर देखा जाए धारा 52 एक्सप्लेनेशन को, तो कहता है कि अगर वाद पत्र जिस डेट को दाखिल किया गया उसी टाइम से वह वाद लंबित माना जाता है। वाद पत्र के दाखिल किए जाने की तिथि से
साथ के साथ वह मामला चल रहा है तो भी लंबित है। उस वाद पे न्यायालय ने अगर कोई निर्णय या डिक्री दे दी है तो भी वह वाद लंबन ही माना जाएगा तब तक जब तक कि उस निर्णय या डिक्री का निष्पादन न हो। अगर उस निर्णय या डिक्री का निष्पादन हो जाता है तो इस स्थिति में वह वाद लंबित नहीं माना जाएगा। लेकिन कोर्ट ने डिक्री दे दी, डिक्री का निष्पादन अभी नहीं हुआ है, तो इस स्थिति में उसे हम मानेंगे वाद अभी भी लंबित है। तीसरी चीज, कई बार क्या होता है कि डिक्री मिलने के पश्चात जो पीड़ित पक्षकार है, अपोजिट पार्टी, वह उस डिक्री की अपील करता है। तो अपील के लिए जो समय अवधि दी गई है और वहां पर उस टाइम पीरियड में भी हम यह मानकर चलेंगे कि वह वाद कहीं ना कहीं लंबित है। तो वाद या कार्यवाही, कार्यवाही का मतलब हमने पहले ही यहाँ पे लिखा निष्पादन की कार्यवाही। तो जब तक कि निष्पादन पूरी तरीके से न हो जाए तब तक धारा 52 के प्रयोजन के लिए हम यहाँ पर मानकर चलेंगे कि यह वाद अभी भी लंबित है। तीसरा जो पॉइंट है यह है दुसंधिपूर्ण नौ। दुसंधिपूर्ण का अगर देखा जाए तो संधि बोलते हैं मिलने को और दुसंधि मतलब गलत तरीके से मिलना। मतलब क्या, यहां पर अगर कोई वाद इसलिए दाखिल किया जाता है कि दोनों ही पक्षकार, वादी और प्रतिवादी, दोनों मिले हुए हैं और दोनों इसलिए मिले हैं ताकि कोर्ट का जो निर्णय आएगा और जो कोर्ट का आदेश आएगा उसके अधीन हमें एक तरीके से कोर्ट के द्वारा अप्रूवल हो जाएगा। और अप्रूवल, कोर्ट का अनुमोदन वह इसीलिए चाहता है ताकि उस अनुमोदन का मिसयूज करे। और यहाँ पर वादी और प्रतिवादी दोनों की मिली भगत है। तो वाद लंबन के सिद्धांत में ये कई बार सवाल भी आता है, प्रीलिम्स में भी कई बार पूछा गया है। तो यह दुसंधिपूर्ण नहीं होनी चाहिए, मतलब पक्षकार आपस में किसी भी तरीके के मिली भगत करके उस मामले में निर्णय न प्राप्त किया हो। चौथी चीज अगर आप देखें तो कहता है अस्थावर संपत्ति का कोई अधिकार प्रत्यक्षतः और विनिर्दिष्टतः प्रश्नगत हो। मतलब अचल संपत्ति से रिलेटेड कोई भी अधिकार प्रश्नगत, मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई भी पक्षकार संविदा के विशिष्ट पालन के लिए वाद दाखिल करता है। संविदा का विशिष्ट पालन, जैसे मान लीजिए कि दो पक्षकारों ने आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट किया और कॉन्ट्रैक्ट होने के पश्चात क्रेता विक्रेता को मान लो कि एक संपत्ति है जिस संपत्ति की कीमत 50 लाख रुपए है और 50 लाख रुपए में संपत्ति को खरीदने की बात की गई। तो क्रेता ने एक P1 प्रॉपर्टी के लिए विक्रेता से 50 लाख रुपए में बात किया, 50 लाख रुपए पे भी कर दिए और कहा कि फलाने डेट को आप संपत्ति मेरे नाम अंतरित कर देना। जब वह डेट नजदीक आया तो विक्रेता ने संविदा का पालन करने से मना कर दिया और कहा कि मैं अपनी संपत्ति आपको नहीं देना चाहता। तो ऐसी सिचुएशन में भी क्रेता विक्रेता पर संविदा के विशिष्ट पालन के लिए वाद दाखिल कर सकता है और इस मामले में कहीं ना कहीं अचल संपत्ति से रिलेटेड कोई ना कोई अधिकार यहाँ पर प्रश्नगत होगा। इसी तरीके से कई बार पक्षकार टाइटल डिक्लेरेशन के लिए सूट फाइल करते हैं, राइट। तो वो सारे के सारे मामले यहाँ पर आ जाएगा कि अस्थावर संपत्ति से रिलेटेड, अचल संपत्ति से रिलेटेड अगर कोई भी अधिकार प्रश्नगत हो, वह अधिकार चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो, वह अधिकार चाहे विनिर्दिष्ट रूप से हो, तो दोनों ही परिस्थितियों में कहीं ना कहीं यह मामला माना जाएगा कि वाद लंबन का है। लास्ट में आप देखते हैं कि न्यायालय की अनुमति के सिवाय, मतलब क्या कि कोर्ट ने अगर अनुमति दी है तो ऐसे सिचुएशन में न्यायालय की अनुमति से तो संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है, लेकिन अगर न्यायालय ने अनुमति नहीं दी है तो फिर उस संपत्ति का अंतरण नहीं किया जा सकता क्योंकि वह मामला न्यायालय में अभी लंबित है। साथ के साथ कहता है यहाँ पर ऐसी अंतरित नहीं की जा सकेगी कि डिक्री के अधिकारों पर प्रभाव पड़े। मतलब क्या, यहाँ पर एक चीज बताया गया कि अगर कोई भी पक्षकार संपत्ति का अंतरण करना चाहता है तो सामान्य तौर पर वह न्यायालय की अनुमति ले ले, और अगर बिना न्यायालय की अनुमति से करता है तो उस स्थिति में वह ऐसा नहीं कर पाएगा कि डिक्री को प्रभावित करे। इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर उसने संपत्ति का अंतरण किया भी, संपत्ति के अंतरण करने से धारा 52 मना नहीं करती है, लेकिन अगर संपत्ति का अंतरण किया भी तो उस स्थिति में वह अंतरण प्रभावी नहीं होगा, मतलब ऑपरेटिव नहीं होगा। तो धारा 52
का जो ये 5वां पॉइंट है, इससे एक निष्कर्ष यह निकला कि अंतरण प्रभावी न हो पाए, अंतरण ऑपरेटिव न हो पाए। मतलब कोई पक्षकार संपत्ति का अंतरण करता है तो उसका वह अंतरण डिक्री के अधीन माना जाएगा। न्यायालय ने जो निर्णय दिया या न्यायालय ने जो डिक्री दी उसी के अधीन वह अंतरण वैलिड या फिर वह अंतरण वैलिड मानी जाएगी। राइट। तो ये आपका सेक्शन 52 है वाद लंबन के सिद्धांत के बारे में। इसके अलावा अगर कोई भी सवाल इससे रिलेटेड हो या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।